हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लास्ट लेक्चर में हमने आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताया था। एक करंट कैरिंग लूप किस तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के 17th लेक्चर में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द मैग्नेटिक डाइपोल और करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक करंट कैरिंग लूप को मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक डाइपोल होगा क्या? करंट कैरिंग लूप। तो अब सिंपल कह सकते हैं करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड इक्वली स्पेस्ड है, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन फिक्स्ड आगे की तरफ है। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बेटा? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। उसमें एक स्क्वायर लूप डाल दिया मैंने, स्क्वायर करंट कैरिंग लूप डाल दिया, जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है साहब? आई करंट फ्लो कर रहा है। आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है। तो बताइए इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग लूप रख दूं, क्लोज लूप रख दूं, तो उसका एल इफेक्टिव जीरो होगा, तो नेट फोर्स उस पर जीरो लगना चाहिए। लेकिन हमें निकाल के देखना है कि नेट फोर्स जीरो होगा या नहीं होगा। मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये बी कॉर्नर, सी कॉर्नर और डी कॉर्नर। तो कितने लूप में कितने पार्ट हो गए? चारों पार्ट पे एक एक करके फोर्स निकालते हैं। तो एबी सेक्शन पे अगर आप देखेंगे तो फोर्स ऑन एबी सेक्शन बताइए क्या होगा? फोर्स ऑन एबी सेक्शन इज जीरो बिकॉज करंट कैरिंग वायर, ये एबी वायर स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। ठीक है, उसी तरीके से सिमिलरली फोर्स ऑन अ सीडी वायर इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, फोर्स जीरो। ठीक है सर। अब फोर्स ऑन बीसी वायर निकालते हैं। बताइए मैग्नेटिक फील्ड बी, करंट आई और लेंथ इसका एल, तो फोर्स कितना लगेगा? बी आई एल। साइड लेंथ क्या है बेटा? एल एस, कैपिटल एल लिख ले। तो ये फोर्स कितना होगा? बिल। किधर? डायरेक्शन किधर? तो फोर फिंगर को करंट की तरफ रखेंगे एंड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इसको बेंड करेंगे, आगे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। फोर्स कहाँ होगा? बाहर, तो डॉट लगा देते हैं। एंड सिमिलरली फोर्स ऑन डीए, डीए पे फोर्स देखेंगे तो करंट कैरिंग वायर एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। करंट वाई एक्सिस में जा रहा है, करंट कैरिंग वायर वाई एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में। करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ। फोर्स कहां लगेगा? अंदर। कितना होगा? बिल, बी आई एल। कहां पे? अंदर की तरफ। तो अगर मैं नेट फोर्स यहां से निकालने की कोशिश करूं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। नेट फोर्स बताइए क्या हो जाएगा? तो नेट फोर्स निकालने के लिए देखो, निकाल तो दिया ना मैंने, दो सेक्शन पे जीरो, एक सेक्शन पे बी आई एल बाहर की तरफ, एक सेक्शन पे बी आई एल अंदर की तरफ। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। और किसी भी बॉडी पे अगर नेट फोर्स जीरो हो तो उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, समझ आया ये कहानी? बट बाहर की तरफ इस पे फोर्स लगा और इस पे फोर्स अंदर की तरफ लगा। ये करंट कैरिंग लूप मैंने यहां पे बनाया आपके लिए। देखिए इसमें करंट आगे जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, देखो इस पे फोर्स लगा जीरो। इस वाले वायर पे, इसको फ्रेम समझना, प्लेट मत समझना, स्क्वायर फ्रेम समझना, लूप समझना। अब इस वाले सेक्शन पे फोर्स लगा बाहर की तरफ, तो इसको बाहर खींचने की कोशिश करेगा, इसको उतनी फोर्स से अंदर खींचने की कोशिश करेगा। नेट फोर्स अभी भी जीरो है। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेट करके कहीं नहीं जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास। लेकिन इस सेक्शन पे बाहर फोर्स लगेगा, इस पे अंदर फोर्स लगेगा, क्या ऐसे घूम जाएगा? बिल्कुल घूम जाएगा ये। तो ये तो टॉर्क लग गया, कपल जैसा लग रहा है ये। अगर मैं टॉर्क निकालने की कोशिश करूं, ये देखो ये दोनों फोर्स तो जीरो ही है, इसके वजह से टॉर्क निकालने की कोशिश करूं, टॉर्क बताओ, इसके अबाउट इसके घूमने की टेंडेंसी आएगी। ऐसे ही तो घूमेगा साहब, इसके अबाउट ही तो ऐसे घूम जाएगा। अरे भाई इस पे फोर्स बाहर लग रहा है, इसको मैं बाहर खींचूंगा, इस पे अंदर दबाऊं, तो ऐसे नहीं होगा क्या? तो सिंपल सी बात है, टॉर्क अगर मैं निकालूं तो दो टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, इसमें फोर्स ही नहीं लग रहा है। यहां पे टॉर्क जीरो, यहां पे टॉर्क जीरो। यहां पे जो टॉर्क होगा, फोर्स कहां है? बाहर की तरफ, और ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस L/2। ये डिस्टेंस फोर्स बाहर की तरफ, टॉर्क कहां होगा बताइए? नीचे की तरफ। तो 0 + 0 बी आई एल, ये फोर्स है, इंटू L/2। बताइए टॉर्क कहां पे है? ये लेंथ, ये आपका लेंथ, और फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, तो टॉर्क कहां होगा? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। टॉर्क लिख रहा हूं, ये टॉर्क समझ में आया कि नहीं आया? प्लस यहां पे बोलो ये L/2 और फोर्स अंदर की तरफ, तो टॉर्क कहां होगा? नीचे की तरफ। कितना टॉर्क होगा? बी आई एल, L/2। और ऐसे ये घूमेगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग ही तो टॉर्क होता है, ये भी होगा नीचे की तरफ, तो दोनों को आप ऐड कर देंगे तो जो नेट टॉर्क होगा
वो होगा आपका बी आई एल स्क्वायर बाई टू, बी आई एल स्क्वायर बाई टू मतलब बी आई एल स्क्वायर, सिंपल। अरे भाई बी आई एल स्क्वायर बाई टू, बी आई एल स्क्वायर बाई टू तो सिंपल बी आई एल स्क्वायर। क्लियर है ये बात? ये नेट टॉर्क है, नेट टॉर्क का मैग्नीट्यूड है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, बी करंट आई और एल स्क्वायर मतलब साइड लेंथ का होल स्क्वायर मतलब एरिया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई इंटू एरिया, और आई इंटू एरिया होता है मैग्नेटिक मोमेंट, तो टॉर्क आ जाएगा तुम्हारा बी इंटू ए। कितना टॉर्क लग रहा है बेटा? सॉरी बी इंटू एम, मैग्नेटिक मोमेंट साहब, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट आप जानते हैं ना, एम इज इक्वल टू आई इंटू ए, तो बी एम। कितना टॉर्क लगा? बी एम। मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो कैसे भी एक करंट कैरिंग लूप को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, उसमें टॉर्क हमेशा एम बी एम लगेगा क्या? एम इंटू बी लगेगा क्या? नहीं, हमेशा नहीं लगेगा। कैसे? यहां पे रखिए, देखिए मैंने रख दिया एक लूप। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो इस ए बी सेक्शन में फोर्स लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। किधर लगेगा बताइए? तो देखिए करंट आई इधर और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। देखिए फोर्स ऊपर लगेगा। ठीक है सर। यहां पे करंट नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड, अरे डॉट 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 आपकी तरफ, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, फोर्स इधर लगेगा। इस पर करंट ये होगा, ऐसे लूप बनेगा ना यार। ये करंट, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, फोर्स कहां होगा? नीचे की तरफ। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, फोर्स इधर होगा। तो इस पर नेट फोर्स क्या हो गया? अच्छे से देख के बताओ। जीरो। नेट फोर्स जीरो। अच्छा टॉर्क? टॉर्क भी जीरो। क्यों सर, इसमें टॉर्क क्यों नहीं लगा? इसमें कैसे टॉर्क लगेगा? देख बताता हूं। ये तेरा लूप, ये वाला, इसको इधर खींच रहा हूं, इसको इधर खींच रहा हूं, ले नेट फोर्स पता क्या होगा? अरे भाई खींच रहा हूं इधर दोनों तरफ से, इधर भी खींच रहा हूं, क्या रोटेट कर गया क्या? रोटेट कराने के लिए जो प्लेन होता है, जो एक्सिस होता है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क लगाना पड़ता है। रोटेशन आपने पढ़ा है। इसको बाहर की तरफ खींचूंगा तो देखो ऐसे घूम गया, लेकिन इसको आगे की तरफ खींचता हूं, इसको पीछे की तरफ खींचता हूं तो कहां चल रहा है? देख कहां चल रहा है, तो टॉर्क क्या होगा? जीरो। तो इसमें टॉर्क जीरो लगा, इसमें टॉर्क बीएम क्यों लगा? अभी डिस्कशन का पॉइंट है। यहां पे डायरेक्ट अगर मैं टॉर्क बीएम लिख देता हूं, जनरलाइज इक्वेशन बीएम लिख देता हूं, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मान लो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ है, ऐसे देखना, मैग्नेटिक फील्ड कहां है साहब? तुम्हारी तरफ है। देखो बताओ कहां है मैग्नेटिक फील्ड? तुम्हारी तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। इसकी कहानी बताता हूं मैं। तुम्हारी तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा, और ये लूप रखा मैंने। तो बताओ, अच्छे से देख के बताओ, समझो, फील करो इस बात को। बताओ इस पे नेट टॉर्क क्या लगेगा? जीरो। अभी मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ है, इसको मैं यहां रख देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? तुम्हारी तरफ है, आपकी तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। इस वाले सेक्शन पे फोर्स बोलो जीरो, इस वाले सेक्शन में फोर्स बोलो जीरो, क्योंकि ये वाला वायर एग्जैक्टली आपके पैरेलल हो जाएगा, ये एंटी पैरेलल हो जाएगा। यहां पे फोर्स निकालोगे, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है तो फोर्स इधर लगेगा। यहां पे करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, फोर्स अंदर लगेगा। ये ऐसे घूम जाएगा। तो जब एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड से ये करंट कैरिंग लूप परपेंडिकुलर था, तो ये परपेंडिकुलर था क्या? इसका प्लेन नहीं, प्लेन तो इसके पैरेलल है, इसका एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर ना बोल के मैग्नेटिक मोमेंट बोल देता हूं, क्योंकि आपको पता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट कहां है? बताओ तो मैग्नेटिक मोमेंट कहां है? क्लॉकवाइज करंट है, अंदर की तरफ, एग्जैक्टली अंदर की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल पूछूंगा तो 90 डिग्री। यहां पे एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 डिग्री। देखो देखो कहां पे है मैग्नेटिक फील्ड? बोलो बाहर की तरफ। इसका मैग्नेटिक मोमेंट अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको निकालना सिखाया है। बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ, आपकी तरफ, मैग्नेटिक मोमेंट साहब आपकी तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ। तो एंगल बिटवीन बी एंड एम वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर इज 0 डिग्री। इसलिए यहां पे टॉर्क 0 लग गया। अच्छा यहां पे सर, यहां पे भी टॉर्क 0 लगेगा, निकाल के देख लीजिए। प्लेन में ही, इस लूप के प्लेन में ही फोर्स लग रहा है। इस लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स लगा था, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, 0 0, तो कपल लग गया था, इसलिए घुमा दिया था। यहां पे भी नेट फोर्स 0 होगा, निकाल के देख लीजिए आप। टॉर्क भी 0 होगा। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अच्छे से देखिए, इज 180 डिग्री। क्यों भाई? मैग्नेटिक मोमेंट क्लॉकवाइज करंट के लिए अंदर की तरफ होगा, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, तो एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। फोर्स भी 0 और टॉर्क भी 0। मतलब जब एंगल 90 डिग्री है तो टॉर्क आया है बीएम, लेकिन फोर्स अभी भी 0 है। फोर्स इसमें भी 0 है, फोर्स इसमें भी 0 है। मतलब क्लोज लूप
को मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। ये तो 4 क्लास पहले से बात करते आ रहे हैं। मतलब एक स्टेटमेंट अगर मैं यहां पे लिख दूं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ क्लोज लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ क्लोज लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, मतलब हमेशा वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा। देख ना भाई, फोर्स इसमें भी जीरो है, फोर्स इसमें भी जीरो है, फोर्स इसमें भी जीरो है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पक्का होगा। टॉर्क की अगर बात की जाए तो जब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री है तो टॉर्क आया है बीएम। देख इधर, मैग्नेटिक फील्ड बोल आगे एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक मोमेंट बोलो अंदर की तरफ। अगर यहां पे थीटा एंगल बन रहा होता, थीटा एंगल बन रहा होता तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता? साइन थीटा या कॉस थीटा? क्योंकि थीटा जीरो रखने पे जीरो आना चाहिए, थीटा 180 डिग्री पे रखने पे भी जीरो आना चाहिए। तो ये तभी संभव है जब जनरलाइज टॉर्क का फॉर्मूला बी एम साइन थीटा हो, क्योंकि तभी तो यहां पे थीटा को जीरो रखोगे, जैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जैसे ही जीरो रखोगे तो टॉर्क जीरो होना चाहिए, तभी होगा ना जब यहां पे साइन थीटा होगा। ठीक है, अगर यहां पे मैं साइन थीटा लिखता हूं, इसका मतलब जो टॉर्क आएगा वो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आएगा टॉर्क, जिस टॉर्क को आप लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा, कोई बुराई नहीं है। टॉर्क विल बी मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू एम बी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा में 90 डिग्री रखूंगा उस इंस्टेंट पे टॉर्क मैक्सिमम होगा एम बी के बराबर एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पे 0 डिग्री रखूंगा टॉर्क हो गया 0, 180 डिग्री रखूंगा टॉर्क हो गया 0, 90 डिग्री रखूंगा टॉर्क होगा मैक्सिमम 60 डिग्री पे टॉर्क होगा बी एम कॉस साइन 60। When angle between magnetic field and magnetic moment is theta, then torque is bm sin theta। अब यहां पे एक सरप्राइजिंग रिजल्ट जहां पे बच्चा हर बार गलती करता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, इसलिए साइन थीटा लिखेंगे। लेकिन इफ यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट लिख रहा हूं, इफ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द लूप कहीं भी होगा प्लेन बनाएगा, एंड प्लेन ऑफ द लूप इज थीटा। अब मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के बीच में एंगल थीटा है। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और ये मैंने रख दिया, यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ऐसे ही लूप रख दिया मैंने, तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बोलो, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बोलो 0 डिग्री। लेकिन प्लेन देखोगे तो प्लेन तो ये रहा, ये प्लेन एक्स वाई प्लेन, यहां पे फील्ड बाहर की तरफ है तो 90 डिग्री हो जाएगा। यहां पे देखो प्लेन ये रहा प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बताओ एंगल क्या है 0 डिग्री। प्लेन में तो मैग्नेटिक फील्ड है, अरे भाई इस प्लेन में तो मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेन ये प्लेन है, देखो इसका प्लेन किधर, ये रहा, ये प्लेन है। प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बोलो 90 डिग्री है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, प्लेन ये रहा, अरे भाई ये प्लेन ये प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, प्लेन ये रहा, एंगल बोलो 90 डिग्री। लेकिन डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो यहां पे टॉर्क क्या बनेगा, तो टॉर्क क्या बनेगा देखो, जैसे मान लो कि मैं ये लूप लेता हूं और मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, बाहर की तरफ, ये मैं ऐसे लेता हूं, तो एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फील्ड है आपकी तरफ, देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, आपकी तरफ, और मैं ये एरिया वेक्टर बना रहा हूं इससे, ये प्लेन तो एरिया वेक्टर, ये प्लेन तो एरिया वेक्टर, ये प्लेन तो एरिया वेक्टर, ये प्लेन तो एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में एंगल थीटा है, तो इसके बीच में क्या होगा 90 माइनस थीटा। अरे भाई आराम से देख, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ है, ये एंगल बना रहा है थीटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है, तो प्लेन के बीच में एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। और अगर ये तुमने बोल दिया कि प्लेन
और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, तो टॉर्क का फॉर्मूला बनेगा बेटा अच्छे से देखना, एम बी साइन 90 माइनस थीटा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल थीटा है, तो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है तुम्हारा थीटा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो इसको आप कॉस थीटा भी लिख सकते हो। यहां पे बच्चा गलती कर देता है, वो टॉर्क का फॉर्मूला हमेशा रख लेता है, याद रख लेता है बी एम साइन थीटा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो थीटा याद रखो, एरिया मैग्नेटिक मोमेंट एरिया वेक्टर भी बोलते तो भी चलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा एरिया वेक्टर के पैरेलल होता है। मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा एरिया वेक्टर के पैरेलल होता है। तो अगर वो एरिया वेक्टर कह रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट कह रहा है, तो टॉर्क बिल्कुल लिखो बी एम साइन थीटा। लेकिन अगर वो कह रहा है प्लेन से थीटा एंगल बना रहा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा बी एम साइन 90 माइनस थीटा। आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बच्चे यहां पे गलती कर देता है, इसलिए आपको बताया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे मैंने रख दिया, किसी लूप को रख दिया, तो उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है लेकिन टॉर्क लग रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, लूप के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को अपनी तरफ घुमाना चाहता है, लेकिन उसको कहीं लेके नहीं जाना चाहता। मतलब ये ट्रांसलेशनल मोशन तो कभी नहीं करेगा, रोटेशनल मोशन कर सकता है। मतलब टॉर्क की अगर बात हो तो टॉर्क आप ये नहीं कहेंगे कि 0 लगेगा या नॉन जीरो, टॉर्क मे बी 0 और नॉन जीरो, टॉर्क मे बी 0 और नॉन जीरो इन यूनिफॉर्म फील्ड, इन बी कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बट फोर्स इज ऑलवेज 0, ठीक है बेटा? अच्छा ठीक है सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको यहां से रख के छोड़ दूं तो क्या होगा? ये अपने आप घूम जाएगा। क्यों? टॉर्क लगा। किसने टॉर्क लगाया? मैग्नेटिक फील्ड ने टॉर्क लगाया। क्या ये ट्रांसलेट करेगा? रत्ती भर भी नहीं आगे चलेगा। यहां का डाइपोल ऐसे घूम जाएगा, और हो सकता है कोई ना रोकने वाला तो ऐसे ही घूम जाए, क्योंकि जब ये घूम के जाएगा तो ऐसा रख के छोड़ोगे तो अचानक से टॉर्क लगेगा जिसको घुमा देगा, तो घूमेगा तो कुछ एंगुलर स्पीड भी आ जाएगा। तो जब ये ऐसे हो जाएगा, जब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, उस इंस्टेंट पे इस पे टॉर्क 0 लगेगा, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन में आ चुका होगा तो फिर पीछे चला जाएगा। टॉर्क आगे लग रहा है, घूम जाएगा पीछे इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। जैसे यहां पे बताओ, फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। छोड़ूंगा तो नीचे आएगा। अरे भाई देख इधर, फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। छोड़ूंगा तो नीचे आएगा, साथ साथ में ऊपर भी तो चला जा रहा है। फोर्स नीचे लग रहा है तो ऊपर क्यों गया? क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन गेन कर चुका था यहां पे, तो उस तरफ भी चला जाएगा। तो ये यहां से छोड़ूंगा तो घूमता हुआ इस तरफ भी चला जाएगा, और अचानक से टॉर्क फिर आए लगा तो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। तो इसमें घुमाने के लिए कुछ एनर्जी स्टोर थी क्या इसमें? जैसे मैं चौक को यहां से छोड़ता हूं तो चौक नीचे गया। क्यों नीचे गया? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींच रहा है। चौक को मैं यहां से रिलीज करूंगा तो चौक अपने आप नीचे जाएगा। क्यों गया? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींच रहा है। बिल्कुल सही बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींच रहा है। लेकिन मैं फोर्स के टर्म्स में बात ना करूं, मैं एनर्जी के टर्म्स में बात करूं, तो मैं यही कहता हूं ना कि जितना ऊपर रखूंगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, उसको छोड़ूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी लूज करके नीचे आएगा। तो क्या मैं इसको भी पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट कर सकता हूं कि जब यहां पे था तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था, जैसे ही छोड़ा तो ये अपने पोटेंशियल एनर्जी को लूज करके घूम गया? बिल्कुल कर सकता हूं। क्या आपने वर्क एनर्जी पावर में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू माइनस du/dr? बिल्कुल पढ़ा था। यहां पर जब नेट फोर्स जीरो है, क्या करोगे इस फॉर्मूले का? हाँ, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, याद रखना। तो टॉर्क का फॉर्मूला इसी तरह से लिख सकते हैं, du/dθ। टॉर्क इज इक्वल टू du/dθ। माइनस साइन लगाना ना भूलें आप, यहां भी माइनस साइन होगा। जिस तरीके से कंजर्वेटिव फोर्स होता है माइनस du/dr, उसी तरीके से कंजर्वेटिव टॉर्क होता है माइनस du/dθ। तो यहां से du को लिख सकता हूं मैं, du को लिख सकता हूं टॉर्क इंटू dθ विथ अ नेगेटिव साइन, टॉर्क डॉट dθ विथ अ नेगेटिव साइन। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। इसको क्या करता हूं? इंटीग्रेट कर देता हूं। मान लो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं 90 डिग्री से किसी थीटा तक। 90 डिग्री मतलब यहां पे था, 90 डिग्री से किसी थीटा तक। ठीक है, तो जब ये इंटीग्रेट करूंगा तो देखो यहां पे थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ है, यहाँ पे रखूंगा 90 डिग्री से किसी थीटा एंगल तक, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा एट 90 डिग्री u1, और किसी थीटा एंगल पे होगा u θ, ये लिखेंगे। तो टॉर्क की वैल्यू क्या है? तो टॉर्क की वैल्यू ये है bm sin थीटा। तो किसी भी थीटा एंगल पे होगा, उस इंस्टेंट पे इस पे टॉर्क लग रहा होगा। देखो 90 डिग्री से किसी थीटा एंगल पे लेके जा रहा हूँ, तो किसी थीटा एंगल पे जिस इंस्टेंट पे होगा उसमें टॉर्क क्या होगा? mb sin थीटा।
तो माइनस एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन मैं करूंगा 90 डिग्री से लेकर के थीटा तक। कोई खास बात नहीं है इसमें। मैग्नेटिक मूवमेंट एम और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट और बाहर आ जाएगा। यहां पे इंटीग्रेशन करोगे बेटा ये हो जाएगा यू थीटा माइनस यू वन इज इक्वल टू, ढंग से देखिएगा, माइनस एम बी, क्लियर, माइनस एम बी। और ये जो डी थीटा है ना वो निगेटिव होगा क्योंकि 90 से थीटा की तरफ जा रहा हो, कम हो रहा है एंगल। यहाँ पे 90 डिग्री ऐसे छोड़ दोगे तो थीटा की तरफ जाएगा। तो टॉर्क जो कंजर्वेटिव है जैसे जैसे इधर आ रहा है तो डी थीटा डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस एक, यहाँ पे फैक्टर आएगा इसको प्लस बना देगा। घबराना नहीं है, प्लस बना देगा। इंटीग्रेशन अंदर बचेगा साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 90 डिग्री टू 0 डिग्री, सॉरी थीटा एंगल 90 डिग्री से थीटा एंगल पे। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो लिखेंगे यू थीटा माइनस यू एट 1, पोटेंशियल एनर्जी थीटा एंगल, पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री। यू रखने दो, U1 भी मत लिखो, यू रहने दो, इज इक्वल टू एम बी माइनस साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 90 डिग्री थीटा। कॉस 90 क्या होता है? 0। तो सिंपल यहाँ पे आएगा यू थीटा माइनस यू इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। क्या आ गया? माइनस एम बी कॉस थीटा। और 90 डिग्री पे इफ पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन टू बी 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपको मैंने बहुत समझाया है, या नहीं समझाया तो अब समझा देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट का डिफरेंस मान सकते हैं आप। आपको मेन लिखना होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस, और रेफरेंस कहाँ मानोगे? कहीं भी। तो 90 डिग्री पे अगर पोटेंशियल एनर्जी आप 0 मान ले तो यहीं पे 0 मान लो। 90 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी आप 0 मान लेते हो तो यहाँ पे बनेगा किसी भी थीटा एंगल में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस एम बी कॉस थीटा। क्या बना बेटा? माइनस एम बी कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा, जिसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा इज इक्वल टू माइनस एम वेक्टर डॉट वी वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट को हटाने के लिए आप डॉट प्रोडक्ट का सहारा ले सकते हैं। तो टॉर्क यहां पे देखिएगा, एक जबरदस्त चीज मैं बताता हूं, आपको याद हो जाएगा। टॉर्क एम क्रॉस बी एंड पोटेंशियल एनर्जी एम डॉट बी। निगेटिव साइन याद रखिएगा, माइनस एम डॉट बी। पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम डॉट बी एंड टॉर्क एम क्रॉस बी। ध्यान से सुनना, क्या दोनों का यूनिट एंड डायमेंशन सेम होगा? बिल्कुल, यूनिट एंड डायमेंशन दोनों का सेम होगा। क्यों भाई? ये भी एम और बी से बना है, ये भी एम और बी से बना है। क्या टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट सेम होता है, डायमेंशन सेम होता है? यस, क्योंकि वो भी एम बी है, ये भी एम बी है। बट ये जो टॉर्क है ना साहब, ये है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, आप जानते हैं इस बात को। और जो पोटेंशियल एनर्जी है ये स्केलर है, कोई बुराई नहीं इसको लिखने में। जब स्केलर है तो स्केलर प्रोडक्ट होगा, जब वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। देख आसानी से समझ आएगी, नहीं आप याद रह जाएगा ये बात। टॉर्क वेक्टर है, एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, माइनस एम डॉट बी माइनस एम बी कॉस थीटा। आपको बहुत अच्छे से विजुअलाइज हुआ कि नहीं हुआ ये बात? अच्छे से समझिए, समझ आया ये कहानी? स्क्रीन पॉज करके ये पूरा लिखे। टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन को देखते हुए आपको इलेक्ट्रोस्टैट का याद आ रहा होगा। इलेक्ट्रोस्टैट में भी टॉर्क लिखा था आपने, याद करिए, पी क्रॉस ई। यहां पे क्या लिख रहे हैं आप? एम क्रॉस पी। और वहां भी पोटेंशियल एनर्जी आपने लिखा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है पी क्रॉस ई, और उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है माइनस पी डॉट ई। सेम कंसेप्ट है, यहां पे कोई भी नया चीज आपको नहीं बताया जा रहा है। बताइए टॉर्क का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम क्रॉस बी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहां पे साहब टॉर्क क्या हो जाएगा? एम बी साइन थीटा एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? माइनस एम बी कॉस थीटा। बताइए कोई बुराई है इसमें? तो कोई आसान है ये, कोई खास बात नहीं है। टॉर्क होता है बेटा वेक्टर, ये होता है स्केलर। स्केलर तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर रिजल्ट आएगा, दो वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो वेक्टर रिजल्ट आएगा। इसीलिए टॉर्क के फॉर्मूले में आएगा साइन थीटा एंड पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में आएगा कॉस थीटा। कोई लॉजिक नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो आप समझ चुके हैं। डायमेंशन की बात करेंगे तो एनर्जी के बराबर होगा, डायमेंशन कोई खास बात नहीं। अब यहाँ पे समझिए, अगर मैं थीटा को 0 रखता हूँ तो बताइए टॉर्क कितना लगेगा? 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 0 डिग्री पे? तो cos 0 क्या होता है? 1 माइनस एम डॉट एम बी। cos 0 इज 1। अच्छा साहब, मतलब ये
टॉर्क 0 है तो ये इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम है? रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल। रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि फोर्स तो 0 ही होगा ना, ले फोर्स लिख ले, क्या खास बात है, फोर्स तो 0 ही होगा। ये तो अपन ने बात कर ली 0 डिग्री पे। अच्छा, अगर थीटा को मैं 90 डिग्री रखता हूँ उस केस में भी फोर्स 0 होगा, बट टॉर्क आप ध्यान से देखें तो टॉर्क होगा mb, टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा साहब, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 90 डिग्री पे? cos 90 की वैल्यू होती है 0, पोटेंशियल होगा 0। वैसे भी रेफरेंस हमने 90 डिग्री पे 0 ही माना था। मतलब आप यहाँ पे कहेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बट नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बहुत छोटे छोटे से सवाल यहां पे पूछ देता है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पे होगा। बताइए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पे होगा? 0 डिग्री पे नहीं, 0 डिग्री तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी है, 90 डिग्री पे तो 0 है, तो मैक्सिमम कहां पे होगा? मैक्सिमम माइनस वाला होगा कि 0 वाला होगा? 0 वाला होगा। लेकिन ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एक और एंगल देखें 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पे फोर्स बोलो 0, टॉर्क बोलो 0, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी बोलो एट 180 डिग्री, बोला पोटेंशियल एनर्जी एट 180 डिग्री एम बी। तो पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू है एम बी। कब हुआ ये मैक्सिमम वैल्यू? 180 डिग्री पे। तो 180 डिग्री पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। अच्छा 0 डिग्री पे मिनिमम होगा। 0 डिग्री पे क्या होगा? मिनिमम होगा। क्या यहाँ पे भी कहो ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम? बिल्कुल। तो आप देखोगे तो है ये बहुत छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात है साहब, लेकिन छोटे छोटे कंसेप्चुअल सवाल यहां से बहुत सारे बन सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं टॉर्क मैक्सिमम कहां पे होगा? 90 डिग्री पे। टॉर्क 0 कहां पे होगा? 0 डिग्री और 180 डिग्री पे। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पे होगा? 180 डिग्री पे। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां पे होगा? 0 डिग्री पे। कितना होगा? माइनस एम बी। मैक्सिमम कितना होगा? एम बी। 90 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0। 0 डिग्री पे रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन दोनों इक्विलिब्रियम होगा। 180 डिग्री पे रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन दोनों इक्विलिब्रियम होगा। 90 डिग्री पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा। ट्रांसलेशन तो हर जगह पे होगा, रोटेशन 90 डिग्री पे नहीं होगा। बाकी 0 डिग्री 180 डिग्री पे रोटेशन भी होगा। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा 180 डिग्री पे, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा 0 डिग्री पे, एंड पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा 90 डिग्री पे। मैंने ड्राइव किया भाई, रट के नहीं आया हूं, मेरे दिमाग में फिट है, और इसी रफ्तार में तुम्हारे दिमाग में फिट होना चाहिए। मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला, रिवाइंड करके सुन सकते हो। क्लियर है? कंसेप्ट पता है तो चीजें पता है। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन हमने पढ़ा था 2 तरह का इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम होता है स्टेबल और दूसरा होता है अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पे होता है? तो ये 11th क्लास का कंसेप्ट है, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां पे? यहां पे। तो यहां पे जो इक्विलिब्रियम होगा कैसा होगा? स्टेबल। स्टेबल। और यहां पे जो इक्विलिब्रियम होगा अनस्टेबल। ये जो साहब इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल है। 0 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो ये बता देता हूँ, अगर तुम्हें नहीं समझ आता है तो देख, ये सिंपल सी बात है। कटोरा ले लो, यहाँ पे बॉल रख दो, इस बॉल को यहाँ ले जाकर छोड़ोगे वापस आ जाएगा, इस बॉल को यहाँ ले जाकर छोड़ोगे वापस आ जाएगा। ये स्टेबल हो गया, मतलब अपने मीन पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ये बॉल में ऐसा बॉल ऐसा बना लो, यहाँ पे एक बॉल रख दूँ, इसको थोड़ा भी रिलीज करूँगा आगे ही जाएगा, इसको यहाँ पर रिलीज करूँगा आगे ही जाएगा। ये अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट एसएचएम या ऑसिलेशन नहीं होता। स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट एसएचएम या ऑसिलेशन होता है। इफ डाइपोल, कंसेप्ट समझिएगा, इफ डाइपोल इज डिस्प्लेस्ड बाय ए स्मॉल एंगल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये रिपीट हो रहा है। अगर कोई अच्छा बच्चा को, जिसको मैं पढ़ा रहा हूं, कोई अच्छा बच्चा हो तो वो कहेगा कि एक ही चीज बार बार क्यों पढ़ा रहे हो। बिल्कुल, एक अच्छा बच्चा यही कहेगा, सर इसमें इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हो, ये हमें पता है, हमने सर ये वर्क एनर्जी पावर में भी पढ़ा है, हमने सर ये रोटेशन में भी पढ़ा है, हमने सर ये एसएचएम में भी पढ़ा है, ऑसिलेशन में भी पढ़ा है, सर हमने ये इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ा है, हम सर अभी भी पढ़ रहे हैं, कोई खास बात नहीं है। ग्रेविटेशन में भी थोड़ा समझा था। और तुम्हारे जैसे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्या ही पढ़ा रहे हो। देख इधर, इफ डाइपोल इज डिस्प्लेस्ड बाय ए स्मॉल एंगल फ्रॉम ए स्टेबल इक्विलिब्रियम, देन डाइपोल विल ऑसिलेट।
डाइपोल विल ऑसिलेट। और डाइपोल जो ऑसिलेट करेगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो देखो जैसे थीटा एंगल से उसको घुमाओगे, बाय स्मॉल थीटा एंगल से घुमाओगे, डिस्प्लेस बाय स्मॉल एंगल थीटा, तो उस इंस्टेंट पे जो टॉर्क लगेगा वो लगेगा mb sin थीटा। एंड अभी लिखा है मैंने थीटा इज स्मॉल, क्योंकि SHM का कंडीशन होता है कि थीटा क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, SHM का कंडीशन है। और टॉर्क को लिख सकते हैं आप आई अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अल्फा। टॉर्क को आई अल्फा लिख सकते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो टॉर्क बराबर आई अल्फा होता है। टॉर्क की वैल्यू ये है mb इंटू थीटा। जब आई को नीचे ले आएंगे तो अल्फा इज इक्वल टू बनेगा mb बटा आई इंटू थीटा। और जो टॉर्क है उसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहा है, मतलब घुमा रहा है, थीटा को कम करेगा, तो यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हैं, सेंस ऑफ रोटेशन अपोजिट है, माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और याद करिए SHM का इक्वेशन। SHM का इक्वेशन क्या है? SHM का इक्वेशन है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स विद नेगेटिव साइन, क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है। ये कौन सा फोर्स है? ये रीस्टोरिंग टॉर्क का काम कर रहा है, वापस लाना चाह रहा है उसको उस पोजीशन पे। देखो जैसे तुम थीटा एंगल पे घुमाओगे तो थीटा अगर क्लॉकवाइज रखोगे तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लाएगा, जो वापस लेके आना है ना, थीटा क्लॉकवाइज और टॉर्क भी क्लॉकवाइज, तो वापस चला जाएगा, वापस अपने पोजीशन पे नहीं आएगा, घूम जाएगा पूरा। थीटा अगर एंटी क्लॉकवाइज है, टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब तूने थीटा इधर घुमाया, टॉर्क भी इधर लगा, तो जहां घुमाया था उधर ही चला गया, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जिधर थीटा उसके अपोजिट में टॉर्क, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। बताओ अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। SHM का कंडीशन है अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव साइन को हटा के ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा? ओमेगा बराबर आ जाएगा रूट अंडर mb बाई आई। ओमेगा को लिख देंगे आप 2 पाई बाई टी, ओमेगा को लिखेंगे आप 2 पाई बाई टी, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर आई बटा mb। ये है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जहां पे आपको पता होना चाहिए, हर एक टर्म पता होना चाहिए। आई है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m है बेटा मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, एंड b है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। क्या आपको ये कहानी पूरी समझ आई अच्छे से? अब आइए इस पे फटाफट एक सवाल करते हैं। सवाल मैंने पहले से लिख लिया था। रिंग ऑफ रेडियस r एंड मास m। देखिए एक रिंग है जिसका रेडियस r है, मास m है, और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, डॉट, मैग्नेटिक मोमेंट आपकी तरफ, दोनों के बीच में एंगल बोलो 0। क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम है? यस, स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम से इसको डिस्प्लेस करूंगा तो ऑसिलेशन शुरू कर देगा। उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पूछे, टाइम पीरियड होगा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई बाई mb। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो ये ऑसिलेट करेगा कैसे, पहले वो देखो। तो जैसे तुम इसको छोड़ोगे तो ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगा, कुछ इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो ये अपने डायमीटर के अबाउट ऑसिलेट करने वाला है। तो डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 2। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 2। मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा इसका करंट इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू को आप पुट करें तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई, आई की वैल्यू बोलें आप mr स्क्वायर बाई 2 आई पाई आर स्क्वायर। ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। सही लिख रहा हूँ बेटा? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 एंड मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू होगा 2 पाई रूट अंडर 3 पाई रूट अंडर m बटा 2 पाई, पाई अंदर भी आ गया कोई बात नहीं, आई। ये है आपका सेकेंड में आ जाएगा, ये आपका आ गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्या आपको समझ आया? बहुत अच्छे से स्क्रीन पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। अ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, ये रिंग है मास m एंड रेडियस r, is placed in a magnetic field as shown in a figure। मैग्नेटिक फील्ड ये रहा B नॉट J कैप, ऊपर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। इस रिंग का सेंटर यहाँ पे रेडियस R है और ये कंप्लीट इसका सरकमफ्रेंस है जिसका नेट मास है m। करंट फ्लो कर रहा है इसमें I इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इसको यहाँ पे रख दिया। प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, ये डायग्राम। एंड रिलीज, यहाँ से इसको छोड़ दिया।
देन फाइंड एंगुलर स्पीड व्हेन इट टर्न्स बाय एंगल 90 डिग्री। जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा तो जब ये 90 डिग्री घूम चुका होगा तो इसका एंगुलर स्पीड क्या होगा? क्या ये 90 डिग्री घूमेगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि 90 डिग्री घूमेगा? यस, ये 90 डिग्री घूमेगा। क्यों घूमेगा? तो बताइए, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? ये रहा मैग्नेटिक मोमेंट आपकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर 90 डिग्री, तो इस पर टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमा देगा, नेट फोर्स होगा 0। मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग लूप के मैग्नेटिक मोमेंट को अपनी तरफ घुमाना चाहता है, लेकिन इसको कहीं लेके नहीं जाना चाहता, बस घुमा लेना चाहता है अपनी तरफ। तुम ऐसे घूम के रहो, मेरी तरफ मैग्नेटिक मूवमेंट कर लो। मैग्नेटिक फील्ड कहता है कि मेरी तरफ मैग्नेटिक मूवमेंट कर लो, ये मुझे अच्छा लगेगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड को अच्छा नहीं लगता कि उसके अंदर कोई करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट उसकी डायरेक्शन में ना हो, वो तुरंत से टॉर्क लगाता है, और अगर उसके डायरेक्शन में होगा तो टॉर्क नहीं लगाता। ठीक है साहब। जैसे ही यहाँ से घूम के 90 डिग्री एंगल पे ऐसे आएगा, उसी इंस्टेंट पे हमें लिखना है क्या एंगुलर स्पीड क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर से किसी एक्सटर्नल एजेंट ने प्रोड्यूस किया था वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये कंजर्वेटिव मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल वैल्यू। इनिशियली इसका काइनेटिक एनर्जी क्या था? 0 रिलीज किया था। पोटेंशियल एनर्जी क्या था? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस एम बी कॉस थीटा। थीटा इज 90 डिग्री, कॉस 90 इज 0। फाइनली जब ये ऐसे घूम के इसकी तरफ आ जाएगा, उस इंस्टेंट पे एंगल बनेगा मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री। उस समय मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा माइनस एम बी, और काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। घूमता हुआ जा रहा है ना, चलता हुआ तो ना जा रहा है स्पीड से, है ना। अब इस डायमीटर के अबाउट ऐसे घूमेगा, है ना, टॉर्क लग रहा है ना। देखो ना, ये मैग्नेटिक मूवमेंट की तरफ हाथ रखो, फर्स्ट वेक्टर, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? टॉर्क का फॉर्मूला था एम वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। मैग्नेटिक मूवमेंट की तरफ हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न करो। जब भी कुछ ना समझ में आए तो क्रॉस प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले का डायरेक्शन निकालने का तरीका ये होता है, फर्स्ट वेक्टर की तरफ 4 फिंगर रखो, सेकंड वेक्टर की तरफ घुमाओ, ये टॉर्क होगा। तो देखो ऐसे है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा। ये रहा फॉर्मूला। इस डायमीटर के अबाउट इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2। माइनस एम बी को यहाँ ले आओ, एम का वैल्यू बोलो, तो करंट आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा हाफ mr²। ये याद रखिएगा, नहीं तो बच्चे यहाँ पे रिंग का मैग्नेटिक मूवमेंट mr² लिख देते हैं। रिंग का मैग्नेटिक मूवमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल mr² होता है, बट वो सेंटर के अबाउट, जो ऐसे सेंटर के अबाउट घूमेगा, डायमीटर के अबाउट घूम रहा है, इंटू ओमेगा²। यहाँ से r² से r² कैंसिल होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा 4, तो होगा 4 पाई आई बी बटा m का रूट इज ओमेगा। ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्या आपको समझ आएगी? अच्छा, खूब सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि डाइपोल यहाँ पे है 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल पे था, इसको 90 डिग्री से 0 डिग्री तक घुमाने में मैग्नेटिक फील्ड ने कितना वर्क किया, है ना। मैग्नेटिक फील्ड तो अपनी तरफ घुमाना चाहेगा, या फिर 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, 0 डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक डाइपोल को घुमाने में कितना वर्क होगा। तो 0 से 180 डिग्री तक मैग्नेटिक फील्ड घुमाएगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड तो डाइपोल को अपनी तरफ रखना चाहता है, मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल बनाए, ये तो मैग्नेटिक फील्ड चाहता है। उल्टा कैसे घूमेगा? तो उल्टा आपको घुमाना पड़ेगा। जैसे मान लो ये चौक है, चौक को ऊपर ले जाने में कितना वर्क होगा? ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी ना ले जाएगा, वो तो मुझे ले जाना पड़ेगा। तो मैं जब इसको धीरे धीरे ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरा वर्क डन होगा कुछ mgh, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क होगा माइनस mgh। फिर मैं धीरे धीरे नीचे लाता हूँ, तो जब ये नीचे ला रहा हूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स को खींच रहा है, अगर मैं छोड़ देता तो रफ्तार में आ जाता, लेकिन मैं आने नहीं दे रहा हूँ इसको, तो धीरे धीरे लाऊंगा तो नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक लाने में ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क होगा प्लस mg, तो मेरा वर्क होगा माइनस mg। तो 2 तरह का वर्क हो जाता है, एक्सटर्नल एजेंट का और एक कंजर्वेटिव फोर्स का। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वर्क डन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम θ1 टू θ2। ये किसका वर्क है? वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम θ1 टू θ2। किसका वर्क है ये? तो देखो, पहले मैं वर्क का 2 डेफिनेशन लिख देता हूँ। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स CF
इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसको कह सकता हूं वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, है ना। तो दो डेफिनेशन आपने पढ़ा हुआ है, इसका डिटेल में डिस्कशन किया होगा आपने वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में। तो वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल, ये कौन रोटेट द डाइपोल, कौन घुमाएगा डाइपोल को? सिंपल यहां लिखा हो वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल को दो लोग घुमा सकते हैं, खुद मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल एजेंट। तो इस डेफिनेशन को पूरा पढ़ के यहां से यहां तक इस स्टेटमेंट को पूरा पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है, किसका वर्क पूछ रहा है? फाइंड वर्क डन टू रोटेट, वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल, वर्क निकालो, फाइंड वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2। जब कुछ ना लिखा हो तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होता है। जब कुछ ना लिखा हो, आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा है, आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है, आपने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा है, आपने रोटेशनल मोशन में पढ़ा है, बात बताने की जरूरत नहीं। जब कुछ ना लिखा हो सिंपल लिखो फाइंड वर्क। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का पूछना होता तो लिखता फाइंड वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल बाय मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम θ1 टू θ2, ठीक है ना। कुछ भी मेंशन ना हो तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। कहां से कहां तक वर्क निकालना है? इनिशियली θ1 पे था, फ्रॉम θ2, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल θ2 वाला लिखेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड में जो डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस पी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा, पी इलेक्ट्रोस्टैट वाला हो गया, तो माइनस एम बी कॉस थीटा लिखेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा एम बी कॉस θ2 फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये माइनस और यहाँ पे इसका एक माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर जब ये माइनस यहाँ जाएगा तो प्लस में रहेगा और यू इनिशियल रखोगे खुद माइनस में, तो ये आएगा एम बी कॉस θ1। क्या मैंने सही लिखा है? एकदम कोई दिक्कत नहीं है। देखो खुद पोटेंशियल एनर्जी में एक माइनस टर्म है, तो इसको रखोगे ना यहीं पे रख लो, ये खुद माइनस होगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस रहेगा, फिर बाहर वाला माइनस अंदर जाएगा, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स में एक मिनट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट में तो प्लस आएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्सटर्नल में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय जब मैग्नेटिक फील्ड होता है या कंजर्वेटिव फोर्स होता है तब माइनस डेल्टा यूज करते हैं, तो फिर तो उल्टा हो जाएगा कहानी, यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे एज इट इज क्या रहेगा? माइनस। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम θ1 टू θ2 इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी बाहर आएगा कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये लिख सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है θ1 से θ2, θ1 से θ2, एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये हो जाएगा कहानी। क्लियर है बात? अब यहाँ पे सवाल देखिए, खूब सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल बाय मैग्नेटिक फील्ड, अब लो साहब बाय मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम θ1 टू θ2 बाय मैग्नेटिक फील्ड। देखो इन दोनों में स्टेटमेंट में यही है, यहाँ पे लिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड का बताओ। मैग्नेटिक फील्ड का जब पूछना होता है ना तो लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का बताओ या कंजर्वेटिव फोर्स का बताओ। कुछ ना लिखा हो या एक्सटर्नल एजेंट लिखा हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो बताओ क्या होगा? वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम θ1 टू θ2 या बाय द मैग्नेटिक फील्ड, क्या हो जाएगा? तो इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो माइनस डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब इसका वर्क उसके उल्टा होता है एग्जैक्टली। तो क्या हो जाएगा? एम बी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। तो ध्यान से फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आगे सवाल, फाइंड वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जबरदस्त सवाल है। अब ये सवाल बिल्कुल लॉजिकल है और यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं? ध्यान से सुनिएगा, अच्छे सुनिएगा। वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहली बात, कौन वर्क निकालेगा? वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल, किसका वर्क? कौन करेगा वर्क? फाइंड वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल, कौन रोटेट कराएगा? मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल एजेंट? कुछ भी नहीं लिखा है तो एक्सटर्नल एजेंट। तो देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले माइनस होने के कारण ये देखिए एक्सटर्नल एजेंट का वर्क क्या है? θ1 से θ2 एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। और ध्यान से सुनिएगा, वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब θ1 0 डिग्री, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब 0 डिग्री, 0 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब 180 डिग्री, θ2 होगा 180 डिग्री। रखेंगे वैल्यू यहाँ पे
cos 0 1 और cos 180 डिग्री -1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2mb। इतना वर्क कौन करेगा? एक्सटर्नल एजेंट को करना पड़ेगा 2mb। 0 डिग्री से डाइपोल को 180 डिग्री के पीछे तक घुमा के लेके जाना है, तो आपको ये करना पड़ेगा, बिल्कुल पॉजिटिव वर्क है। अच्छा, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड अगर इसी सवाल में पूछ लेता, फाइंड वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बाय द मैग्नेटिक फील्ड, तो आता -2mb। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो चाहता है कि डाइपोल उसकी तरफ आए, और तुम 0 डिग्री से 180 डिग्री पर डाइपोल को उल्टा ले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा चाह नहीं रहा, तो उसका वर्क में निगेटिव आ जाएगा, और करके देखेंगे तो भी निगेटिव आएगा। क्या वो कहानी समझ आ रहा है? थोड़ा सा देखिए, वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल बाय मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बाय मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम 60 डिग्री टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे, बाय मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो ये होगा माइनस, अगर सब कुछ भूल जाए तो ये याद रखिए, कंजर्वेटिव फील्ड है तो माइनस फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये याद रखेंगे, कभी गलत नहीं होगा। माइनस, तो इसको लिखे ui माइनस uf। देखिए ना यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो 60 डिग्री पे, तो आप क्या लिखेंगे 60 डिग्री पे? तो लिखेंगे माइनस mb, क्योंकि पोटेंशियल के फॉर्मूले में माइनस आता है भाई, माइनस mb cos 60 और प्लस mb cos 120 डिग्री। ठीक है साहब, माइनस mb की वैल्यू बोलिए, तो cos 60 डिग्री होता है 1/2, सही लिख रहा हूँ, cos 60 डिग्री बिल्कुल 1/2, एंड cos 120 डिग्री इज -1/2, तो ये आएगा 1/2 -1/2, तो वर्क आ जाएगा -mb। दिस इज द करेक्ट आंसर, कि -1/2, तो -mb/2 -mb/2, तो -mb वो जूल, ये वर्क आ जाएगा। क्या ऐसे सवाल आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सवाल देखिए, फाइंड वर्क डन टू रोटेट the dipole from theta to 180 minus theta from theta to 180 degree minus theta। हाँ बताइए, वर्क बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये नहीं लिखा बाय द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे सिंपल लिखा है फाइंड वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम थीटा टू 180 माइनस थीटा। तो क्या लिखेंगे? वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट वाला देखिए, वर्क डन mb cos थीटा 1 इनिशियल माइनस फाइनल, तो mb ये सिंपल आएगा cos थीटा माइनस cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा क्या होगा? तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होगा, क्योंकि 180 डिग्री फंक्शन को चेंज करता नहीं, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है निगेटिव होता है, तो क्या होगा -2mb cos थीटा। क्या होगा साहब? -2mb cos थीटा इज अ करेक्ट आंसर। क्या आपको बहुत अच्छे समझ में आया? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, और ऐसे सवाल आपने इलेक्ट्रोस्टैट में भी खूब सारे किए होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रोस्टैट का आपको याद आ रहा होगा। नेक्स्ट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कुछ सिंपल मूविंग हटा दो तो गैल्वेनोमीटर के नाम से आपको याद आ रहा होगा कि आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में गैल्वेनोमीटर का यूज पढ़ा है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, करंट डिटेक्ट करता है, वोल्टेज भी मेजर कर सकता है, करंट भी मेजर कर सकता है। गैल्वेनोमीटर को ही एमीटर की तरह यूज करते हैं और गैल्वेनोमीटर को ही वोल्ट मीटर की तरह यूज करते हैं। बट गैल्वेनोमीटर का वर्किंग क्या होता है, उसके अंदर में क्या मैकेनिज्म होता है, वो अब समझेंगे हम लोग। तो देखिए गैल्वेनोमीटर क्या होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में दो परमानेंट मैग्नेट लेते हैं। यह परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल, इसको थोड़ा सा कर्व्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें रेडियल और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। देखिए यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाए। उसमें के बीच में एक सिलेंडर रख देते हैं, सिलेंडर ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए रखते हैं क्योंकि अंदर में मैग्नेटिक मटेरियल है, ये मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देगा। और यहाँ से मान लीजिए कि ये सर्किट है आपका, जिसमें अपने को करंट डिटेक्ट करना है या मेजर करना है, तो यहाँ बीच में गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं। तो असल में उसको मैग्नीफाई करके देखोगे बहुत बड़ा, तो ऐसे बना होता है। ये ऐसे वायर जाता है और ये वायर यहाँ पे लपेटे हुए कॉइल से यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि इसी का तार लेके इसमें ऐसे घुमाते हैं, ये घुमा हुआ तार पहले से होता है, यहाँ पे ऐसे होता है ये। अब और ये वायर लेके यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं।
तो यहाँ से कुछ करंट जा रहा होता है आई, देखिए ध्यान से आपको फील आ जाएगा एकदम, यहाँ से करंट आई जा रहा है, ये आई करंट इंटर किया यहाँ पे, और ये कॉइल है, इस कॉइल में करंट ऐसे इंटर करेगा और ऐसे घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ करंट बाहर आ जाएगा। मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स n है, टोटल n इज नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, वो आपके हाथ में है, लेकिन अभी नंबर ऑफ टर्न्स है आपका n। तो करंट कैरिंग जो लूप बनेगा, सर्कुलर लूप बनेगा जिसका एरिया a है, ये तो करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। यस, तो इसी वर्किंग प्रिंसिपल ही यही है। बताइए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? टॉर्क, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप या कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। और इसी कंसेप्ट को यूज करके ये इसमें फ्लो होने वाले करंट को मेजर कर लेगा। कैसे मेजर करेगा आपको एक एक करके समझाते हैं। बताइए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? करंट इनटू एरिया। तो करंट मान लीजिए इसमें फ्लो कर रहा है आई, अपने को इसी आई करंट को मेजर करना है, आई इंटू एरिया ए, और वैसे वैसे नंबर ऑफ टर्न्स एन है, एन बार घुमा हुआ है, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा एन आई। ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बी। तो जैसे ही करंट कैरिंग वायर यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड में रखो करंट कैरिंग लूप को, तो इस पर टॉर्क लगेगा बेटा। क्या लगेगा साहब? टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा, बिल्कुल होता है एम बी साइन थीटा। रखो मैग्नेटिक मोमेंट बोलो एन आई ए, और मान लो इसे 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, इसे किसी थीटा एंगल पे चलो साइन थीटा रख लो, एन आई ए बी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू टॉर्क। ये टॉर्क लगेगा, और जैसे ही टॉर्क लगेगा तुमने कॉइल को इस पे लपेट के छोड़ दिया फ्री, तो ये घूम जाएगा। अरे टॉर्क लगेगा तो घूमेगा, कहीं ट्रांसलेट नहीं करेगा बट घूम जाएगा। हाँ तो घूम जाएगा, ये सिलेंडर अपने एक्सिस के रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के वजह से घूम जाएगा। तो फिर मेजर क्या करेगा? घूम ही गया तो मेजर कहाँ होगा? कुछ नहीं हुआ। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करेंगे। यहाँ पे अंदर में एक स्प्रिंग लगा होता है, ऐसे यहाँ पे फिक्स होता है, ये अंदर का मैकेनिज्म, ये स्प्रिंग लगा हुआ है अंदर में। स्प्रिंग का टॉर्जिनल कांस्टेंट होता है सी है आपका टॉर्जिनल कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट के नाम से इसको बोल देते हैं। तुमने सॉलिड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा थोड़ा सा। जैसे मैं अगर इस वायर की बात करूं ये वायर की बात करूं, माइक का वायर है, तो इसको अगर मैं घुमाऊंगा बहुत ज़्यादा घुमा दूँ, ऐसे देख मैं घुमा रहा हूँ, ऐसे मैं घुमाता हूँ, और जैसे ही छोड़ूंगा देखना ध्यान से, तो ये घूम जाएगा वापस घूम जाने का मतलब ये है कि मैं अगर इसको धीरे धीरे ऐंठता हूँ, घुमाता हूँ, ऐसे घुमा के ऐसे ले आता हूँ, तो अचानक से छोड़ूंगा तो इसको वापस से टॉर्क लगेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही इस करंट कैरिंग कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो टॉर्क लगेगा तो घूमेगा, और जैसे ही अंदर घूमा, यहाँ पे मैंने स्प्रिंग लगा दिया है उल्टी डायरेक्शन में। स्प्रिंग क्या करेगा? उसको बैलेंस करेगा। स्प्रिंग क्या करेगा? उस टॉर्क को बैलेंस करेगा। अगर ये स्प्रिंग अंदर में नहीं होता तो फ्रीली घूम जाता, पूरा ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर देता। समझ में आया कि नहीं? अपना आराम से ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर देता। मैंने यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिया, और एक मैंने लगा दिया यहाँ से पॉइंटर। यहाँ पे जब ये बीच में होता है ना, तो नो डिफ्लेक्शन का कंडीशन होता है। याद है गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन मतलब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करा, कोई टॉर्क नहीं लगा। अब मान लो यहाँ से करंट कुछ आया, आई करंट आने से इतना टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगेगा तो ये ऐसे घूमना चाहेगा। अब ये फ्रीली तो नहीं घूम सकता, अंदर में स्प्रिंग लगा हुआ है, तो स्प्रिंग बैलेंस करेगा। ये सिंपल सा ऐसा कंसेप्ट हो गया कि मान लो कि यहाँ पे कोई स्प्रिंग है ना, सरफेस पे स्प्रिंग रखा है, और मैं एक बॉल लाता हूँ एम मास का, वी वेलोसिटी से थ्रो करता हूँ। अगर ये स्प्रिंग नहीं होता, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, सेम वही कंसेप्ट से समझना। अगर स्प्रिंग नहीं होता तो वी वेलोसिटी से चलता चला जाता। अगर ये स्प्रिंग है तो क्या करेगा? इसकी जितनी मोमेंटम होगी एम बी, वो जितनी एनर्जी होगी इसके पास, वो आके स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। और मान लो कहीं स्प्रिंग यहाँ पे कंप्रेस हो गया, तो स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो गया उसको रीड करके, स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ उसको रीड करके मैं इसका इन्फॉर्मेशन पता कर सकता हूँ। समझना, ये मैकेनिक्स में आपने किया होगा। मान लो इसकी वेलोसिटी को डबल कर दूं तो स्प्रिंग ज़्यादा कंप्रेस होगा, ट्रिपल कर दूं स्प्रिंग और ज़्यादा कंप्रेस होगा, इसकी वेलोसिटी कम करो तो स्प्रिंग कम कंप्रेस होगा। वही यहाँ पे कहानी है कि जैसे टॉर्क लगेगा तो इसको घुमाने की कोशिश करेगा सिलेंडर को, और अंदर में मैंने स्प्रिंग लगा दिया, ऐसे देखो, ऐसे 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 घुमाने की कोशिश कर रहा है, और अंदर में मैंने ये स्प्रिंग लगा दिया ऐसे। ये देखो ना, ये मेरा स्प्रिंग वाला पार्ट है, ऐसे लगाया हुआ है। जैसे ही कॉइल ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, अगर ये स्प्रिंग ना होता तो पूरा घूम जाता, ये स्प्रिंग ऐसे ऐसे कंप्रेस हो जाएगा, है ना। और जितना टॉर्क मैग्नेटिक
फील्ड में कॉइल पे लगेगा उतना ही टॉर्क इस टॉर्जनल कांस्टेंट की वजह से ये स्प्रिंग में लाएगा और इसको क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा सी थीटा। मान लो मैक्सिमम टॉर्क की मैं बात कर रहा हूँ तो इसको मैं 1 रखूँगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो मैं लिख सकता हूँ C इंटू थीटा इज इक्वल टू NI/AV वेयर थीटा इज अ डिफ्लेक्शन। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू होगा NI/AB/C ये डिफ्लेक्शन, ये थीटा मेजर कर लूँगा और थीटा इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी भी डिफाइन कर लेते हैं, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी होता है करंट पर यूनिट, सॉरी डिफ्लेक्शन थीटा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। मान लो 10 एम्पियर करंट फ्लो करने पे 1 डिग्री डिफ्लेक्शन हो रहा है, 10 एम्पियर करंट फ्लो करने पे 1 डिग्री डिफ्लेक्शन हो रहा है, और 100 एम्पियर करंट फ्लो करने पे दूसरे गैल्वेनोमीटर में 1 डिग्री डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो कौन सा अच्छा, ज़्यादा अच्छा है? तो ज़्यादा अच्छा उसकी है जिसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। मान लो कि 10 एम्पियर करंट फ्लो करने से 1 डिग्री घूमा और 100 एम्पियर करंट फ्लो करने से 1 डिग्री घूमा, या 1 एम्पियर करंट फ्लो करने से 1 डिग्री घूमा, तो सेंसिटिविटी किसकी ज़्यादा आ गई? इसकी ज़्यादा होगी सेंसिटिविटी। तो 1 एम्पियर से 1 डिग्री घूम गया, 2 एम्पियर से 2 डिग्री घूम जाएगा, 5 एम्पियर से 5 डिग्री घूम जाएगा, तो ये कम एरर देगा ना, अच्छा सेंसिटिविटी हुआ, मतलब करंट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है वो। अब यहाँ पे 100 एम्पियर फ्लो करा दो तब जाके 1 डिग्री घूमेगा, तो बताओ 50 एम्पियर में क्या होगा, आधा डिग्री, 25 एम्पियर में 1/4 डिग्री, 10 एम्पियर में हिलेगा ही नहीं, पड़ा ही रहेगा, 1 एम्पियर में कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो अगर 100 एम्पियर में 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन होता तो खराब है वो, उसकी करंट सेंसिटिविटी बहुत कम आएगी। तो आप अच्छा गैल्वेनोमीटर किसको मानेंगे? जिसमें जो डिफ्लेक्शन है स्मॉल करंट पे ज्यादा डिफ्लेक्शन हो, मतलब थोड़ा भी करंट है तो अच्छा खासा डिफ्लेक्शन शो कर दे, ताकि हम छोटे करंट को भी अच्छे से मेजर कर पाए। मैंने तुम्हें नहीं समझाया, मान ले 100 एम्पियर करंट आ रहा है और 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ, तो 10 एम्पियर में होगा नहीं डिफ्लेक्शन, पड़ा रहेगा, समझ में आ रहा है? और 1 एम्पियर में अगर 1 डिग्री डिफ्लेक्शन हो रहा है, 10 एम्पियर में 10 डिग्री डिफ्लेक्शन होगा, अच्छे से मेजर कर पाओगे, समझ में आएगी नहीं है? तो इसको कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। एंड दैट करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू, देखो यहां से I को बस नीचे ले आओ तो क्या बनेगा, NAB/C, NAB/C। ये C है आपका टॉर्जनल कांस्टेंट स्प्रिंग का, या स्प्रिंग कांस्टेंट बोल दीजिए आप, B मैग्नेटिक फील्ड है, N नंबर ऑफ लूप है और A एरिया। कांस्टेंट फॉर गैल्वेनोमीटर, कांस्टेंट फॉर गैल्वेनोमीटर, ये वेरिएबल थोड़ी ना हुआ, एक गैल्वेनोमीटर जो आपने बनाया उसके लिए कांस्टेंट है ये। अरे भाई नंबर ऑफ कॉइल को बार बार थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं, हाँ चेंज करेंगे तो दूसरा गैल्वेनोमीटर बनेगा, एक फिक्स्ड गैल्वेनोमीटर के लिए ये फिक्स हो गया। मैग्नेटिक फील्ड जो आपने मैग्नेट रखा हो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, एक स्प्रिंग जो लगाया आपने अंदर में, उसका स्प्रिंग का टॉर्जनल कांस्टेंट सी हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर के लिए कांस्टेंट होता है। इधर करंट जा रहा है तो डिफ्लेक्शन इधर होगा, उल्टा करंट आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा, इधर हो जाएगा। अरे करंट उल्टा होने से मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया तो टॉर्क उल्टा हो जाएगा, तो इधर डिफ्लेक्शन शो करेगा, सिंपल है। अच्छा, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज भी तो मेजर कर सकता है ये, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा तुम्हारा θ/V, जैसे करंट है ये होगा θ/V। तो θ/V को आप लिख सकते हैं, V को लिख सकते हैं आप I/R। तो यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी को SB से रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलरली करंट सेंसिटिविटी को SI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो SB क्या हो जाएगा बेटा? SB हो जाएगा तुम्हारा, V को IR लिखोगे तो ये तेरा करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी बटा रेसिस्टेंस, और ये आ जाएगा असल में आपका NAB/CR, ये आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे ये है, इफ करंट सेंसिटिविटी बिकम डबल देन व्हाट अबाउट वोल्टेज सेंसिटिविटी? यहाँ पे देखना सवाल, इफ करंट सेंसिटिविटी becomes double by doubling, कैसे डबल किया ये भी तो पता करना पड़ेगा, by doubling number of turns, then voltage sensitivity becomes, then SV bill। मैंने थोड़े से स्पेस में सवाल लिखा है, बट ये सवाल है बड़ा ज़बरदस्त, सवाल बहुत ज़बरदस्त है ये। इफ़ करंट सेंसिटिविटी बिकम्स डबल, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला देखो क्या है, करंट सेंसिटिविटी SI, NAB/C, एरिया वही है। सबसे आसान क्या होगा बदलना इसमें? ऐसे भी सोचो कि सेंसिटिविटी को चेंज करने के लिए, करंट सेंसिटिविटी को चेंज करने के लिए सबसे आसानी से किसको चेंज किया सकता है? तो बड़ा भारी भारी मैग्नेट होता है भाई, इसको कहाँ से रिप्लेस करोगे? हाँ ऐसा जरूर है कि एक टर्न्स बढ़ा दो तुरंत से,
तो टर्न्स बढ़ा सकते हैं तुरंत से। तो देखो करंट सेंसिटिविटी कहता है NAB/C। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ा दोगे तो करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स आधा कर दोगे करंट सेंसिटिविटी हाफ हो जाएगा। करंट सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। डन। आओ तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछा आपसे, ध्यान से देखना। ये रेसिस्टेंस किसका है? कॉइल का। आर रेजिस्टेंस किसका है? कॉइल का। तो मैं अगर इसका आंसर आपसे बोलूं कि करंट सेंसिटिविटी को डबल किया है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी अनचेंज्ड होगा, तो आप भरोसा करेंगे? बिल्कुल सही बोल रहा हूं। कैसे? देखो, वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी बाय रेसिस्टेंस, तो ये आया। अब नंबर ऑफ कॉइल को डबल करोगे तो कॉइल का ही तो रेसिस्टेंस है, तो आर भी तो डबल हो जाएगा आराम से आराम से। क्या फर्क है? NAB/C, NAB/C, ये तो करंट सेंसिटिविटी है, ये डबल हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स डबल होने से हुआ है। और बाकी अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला देखें तो आर और आएगा, तो रेजिस्टेंस भी तो डबल होगा उसका। मान लो 5 कॉइल का रेजिस्टेंस आर है तो 10 कॉइल का रेजिस्टेंस 2R नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। और एरिया कांस्टेंट रखे ही आप, 10 कॉइल 10 टर्न्स है मान लो, तो टर्न्स डबल करोगे तो 20 बार टर्न लगाओगे तो रेजिस्टेंस अपने आप दोगुना हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है ये, याद रखिएगा, ऐसे पूछते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं कि करंट सेंसिटिविटी को जब चेंज करेंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं होगा, चेंज हो भी सकता है। यहाँ पे बढ़िया सवाल लिखा है मैंने, अच्छे से पढ़िए। द करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेस बाई 20%। करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेस बाई 20%। 20% बढ़ गया भाई। तो किसी चीज़ को 20% बढ़ाओगे तो असल में करंट सेंसिटिविटी कितना बढ़ जाएगा? करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा 20% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 120%। तो लिख सकते हैं आप 120% को हटाएंगे तो नीचे 100 से डिवाइड कर दीजिए, ये है आपका इनिशियल करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल 120%। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल होगा, तो ये आप लिख सकते हैं 1.2 टाइम्स ऑफ इनिशियल करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी कितना टाइम्स हो जाएगा? 20% बढ़ने का मतलब 1.2 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल बात है, 20% बढ़ा मतलब 120% हो गया, 120% हो गया मतलब 1.2 टाइम्स हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी बटा रेसिस्टेंस। करंट सेंसिटिविटी बढ़ा है 1.2 टाइम्स, बिल्कुल बढ़ा है, 1.2 टाइम्स हो गया करंट सेंसिटिविटी। और रेसिस्टेंस हो गया डबल, तो ये हो गया 2 टाइम्स। तो ये क्या होगा बेटा? 0.6 टाइम्स। 0.6 टाइम्स मतलब कितना बढ़ा? 40%। लेकिन ये पूछा है when its resistance is doubled, calculate factor by which voltage sensitivity changes। वोल्टेज सेंसिटिविटी कितने फैक्टर से चेंज हुआ है? तो 0.6 टाइम्स हो गया। 0.6 टाइम्स का मतलब है 6/10 मतलब 3/5 टाइम्स, 3/5 टाइम्स, 3/5 टाइम्स चेंज हो गया। आंसर आ गया 3/5 टाइम्स। तो देखो, अगर ऐसा है कि तुमसे बोला कि करंट सेंसिटिविटी मैंने डबल किया और रेसिस्टेंस को मैंने आधा कर दिया, अब वो तुम बोलोगे कि सर आपने तो समझाया है कि करंट सेंसिटिविटी को डबल करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स डबल होगा। अरे नंबर ऑफ टर्न्स डबल होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी तो कोई चीज़ है, एरिया भी तो है। अब बोलोगे नहीं सर मैग्नेटिक फील्ड तो एरिया एज इट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी में भी आता है। हाँ भाई आता है, लेकिन सवाल अगर बोला है तो उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। सवाल में अगर ये बोला है, ध्यान से सुनो, कि द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेस बाई 20%, तो कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। ठीक है। व्हेन इन रेसिस्टेंस इज डबल्ड, जब रेसिस्टेंस उसको डबल किया मैंने। अब रेसिस्टेंस को जैसे ही मैंने डबल किया तो करंट सेंसिटिविटी के फॉर्मूले रेसिस्टेंस तो नहीं है, बट ये 20% बढ़ा है तो रेसिस्टेंस डबल हो गया। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बताइए, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी बटा रेजिस्टेंस। ये हो गया तुम्हारा 120% मतलब 1.2 टाइम्स, ये हो गया आपका 2 टाइम्स। तो 1.2 बटा 2 0.6 मतलब 3/5 टाइम्स। अगर परसेंटेज में पूछता है ना तो 0.6 हो गया, कितना परसेंट चेंज हुआ? तो 0.6 हो गया मतलब 40% चेंज हुआ ना बेटा, है ना। चेंज कितना हुआ? 40%। अरे कोई चीज़ 1 टाइम्स है, 0.6 टाइम्स हो गया तो कितना डिक्रीज हुआ? 0.4 टाइम्स। तो चेंज कितना हुआ? चेंज अगर पूछे कितना है, अभी 0.6 टाइम्स है, चेंज कितना हुआ? तो चेंज तो 0.4 टाइम्स हुआ ना, है ना। तो कितने फ्रैक्शन चेंज हुआ? 3/5 टाइम्स। समझ आया? ये आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बहुत इजी कंसेप्ट है, कोई खास बात नहीं। अगर आपसे कोई पूछता है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो आप बोलेंगे टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पूरी कहानी
टॉर्क से ही है यहाँ पे। एक करंट कैरिंग कॉइल टॉर्क एक्सपीरियंस करता है तो वो घूमने की कोशिश करता है, लेकिन वो जितने शक्ति से टॉर्क से घूमने की कोशिश करता है उतना ही टॉर्क एक स्प्रिंग उसको अपोजिट डायरेक्शन में लगा के बैलेंस कर लेता है। ये अगर आपको लाइन समझ में आ गया, NIAB बराबर सी थीटा, तो काम ही खत्म हो गया। NIAB सी थीटा, तो डिफ्लेक्शन थीटा बराबर NIAB बाई सी, ये आ गया। यहाँ से थीटा अपने को पता है, NABC पता है, तो करंट निकल जाएगा। अरे भाई इस तो ऐसे ही तो कैलिब्रेट करते हैं ना, कि मान लो N पता है, A पता है, B पता है, C पता है, थीटा निकाल लिया तो 10 डिग्री ये पता है, मान लो 10 डिग्री रिफ्लेक्शन हुआ तो 10 डिग्री करस्पॉन्डिंग इससे डिवाइड कर दिया, ये C ऊपर ले गया, AB नीचे ले गया, तो करंट निकाल लेंगे। समझ में आया कि नहीं है? फिर यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी डिफाइन किया, वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफाइन किया। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके पूरा लिखे।